नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी स्कूल के अंदर। सर्वप्रथम आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्रथम वीडियो को जो आपने प्यार, जो स्नेह और जो मान सम्मान दिया, उसका मैं सदैव आप आभारी रहूंगा। वर्णमाला का शेष भाग जो बच गया था वो आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी आशाओं पे मैं खरा उतर पाऊंगा। इस उम्मीद के साथ वर्णों का वर्गीकरण, जो वर्णमाला का जो शेष भाग बच गया था, वो आज पूरा करवाने जा रहा हूं। तो वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। प्रथम है उच्चारण स्थान के आधार पर और सेकंड है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह 8 प्रकार से माने गए हैं, जो इस श्लोक के माध्यम से आप अपन समझ सकते हैं। जिस श्लोक है अष्टौ स्थानानि वर्णानां मुरः अष्टौ स्थानानि वर्णानां मुरः कंठः शिरः स्तः जिह्वा मूलम दंतश्च नासिका ओष्ठो च तालु च। अष्टो स्थानानि वर्णानां मुरः कंठः शिरः स्तः जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिका ओष्ठो च तालु च। इस प्रकार से ये 8 अपने सामने उच्चारण स्थान है। देखते हैं। मुरह का मतलब पहला उरह, उरह का मतलब होता है हृदय। पहला उरह, उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। पहला उरह, दूसरा कंठ है, सेकंड कंठ है, तीसरा शिर है, सिर को अपन मूर्धा भी कह सकते हैं, मूर्धा। चौथा है जिह्वा, या जीभ, एक ही बात है। पांचवा है दंतश्च, दंत। छठा है नासिका, छठा उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। सातवां क्या है? औष्ठो। और 8वां है तालु। मुख के जो ऊपर का भाग होता है उसे तालु कहते हैं। हृदय, कंठ, सिर, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठो और तालु। इस प्रकार से ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। अपन इसके माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं, और यदि ऐसे नहीं याद कर सकते तो प्रत्येक जो शब्द है उसका अपन प्रथम वर्ण लेते हैं। तो एक ट्रिक और बना सकते हैं। यहां पर उक्सी, जिदना ओता, उक्सी जिदना ओता।
ये 8 प्रकार के इस एक छोटी सी लाइन में 8 उच्चारण स्थान आ गए हैं। कैसे? उक्सी उ यानी हृदय, और क यानी कंठ, सी यानी सिर या मूर्धा, जी यानी जिह्वा, द यानी दांत, ना यानी नासिका, औ यानी होंठ या औष्ठ, और तालु। इस प्रकार से ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। इसके अलावा 2 और, लेकिन वो उन्हें मान्यता नहीं दी गई। जैसे इसका पंचमा जो अक्षर है अंग, इये, अणे, न और मैं, इन 5 को भी नासिका से बोला जाता है, यानी नाक से बोला जाता है। और एक है अंग या अनुस्वार, उसे भी अपन नासिका से बोलते हैं, लेकिन उच्चारण स्थान सिर्फ 8 माने गए हैं। इन दोनों को भी अपन नाक से बोलते हैं। इसलिए ये पहले ये प्रत्येक जो 5वां वर्ण है, ये प्रत्येक अभी जो मैं इनके सूत्रों के माध्यम से इनको समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से और आ जाएगा। मैं इनको इरेज करने जा रहा हूं, क्योंकि अब अपन देखते हैं सूत्रों के माध्यम से। सूत्रों के माध्यम से आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला सूत्र है, अपन पहला ले रहे हैं उच्चारण स्थान, उच्चारण के आधार पर ले रहे हैं। तो सूत्रों के माध्यम से अपन देखते हैं। पहला सूत्र है अकुहु विसर्जनाम, विसर्जनीयानाम, अकु विसर्जनाम कंठ है। इसके अंदर अब अपन इसका इस जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या करते हैं, अर्थात इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ण सम्मिलित है जिनको हम कंठ से या गले से बोलते हैं। जैसे प्रथम है अ, तो इसको निकालेंगे अपन अ और आ दोनों। इस क को फिलहाल भाई अपन छोड़ते हैं, आगे बताऊंगा भी। इसके बाद में क्या है, फिर क्या है विसर्ग, और अब यह है क। इस क से क वर्ग पूरा। मैं जब भी क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग की बात करूं तो अर्थात उस लाइन के 5 वर्णों की मैं बात कर रहा हूं। जब भी मैं वर्ग की बात करूं तो सिंपल सी बात समझ जाना कि उस वर्ग के 5 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं यदि क वर्ग बोलूंगा तो क की 5, एक बार मैं लिख देता हूं, क, ख, घ, घ और अंग। इस प्रकार से यदि मैं क वर्ग बोलूं तो अर्थात मैं इन 5 की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से ये टोटल अ, आ, है, विसर्ग और क की लाइन टोटल ये किससे बोली जाएगी? कंठ से, गले से बोली जाएगी। और यदि मैं और आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से यदि याद करवाने की कोशिश करूं तो कैसे मैं ले लूं कबूतर। कैसे? कबूतर। और एक गाना था कबूतर जा 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 जा, तो उस कबूतर के गले में एक आपने चिट्ठी देखा होगा। तो कबूतर और कबूतर से याद आराम से कर सकते हैं कि कबूतर के गले में क्या था, एक संदेश जो पहले राजा महाराजा जैसे डालते थे, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कबूतर और उस गाने के अंदर कबूतर के एक गले में क्या थी, एक चिट्ठी थी, संदेशा था। तो क की जो पूरी लाइन है वो आप उस कबूतर से याद कर सकते हैं। क की 5 लाइन कंठ से बोली जाती है, अ और आ कंठ से बोला जाता है, विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है और है का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। इस प्रकार से इस एक सूत्र में ये टोटल आ गए और इनका उच्चारण स्थान कंठ का मतलब होता है गला। तो सारे के सारे किससे बोले जाते हैं? गले से बोले जाते हैं। सूत्र दूसरा, इच्युष्यानाम तालु। इच्युष्यानाम तालु, यह सूत्र क्या कहता है देखते हैं। ई छोटा और इसके बाद वाला बड़ा ई, फिर क्या है श,
इसे तालव्य श बोलते हैं। इसके बाद में है य, न को छोड़ दो, ये तो ऐसे आता है चुष्या नाम व्यंजन, ये तक। और उसके बाद में है च वर्ग। च वर्ग की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब पांचों की बात कर रहा हूं मैं। च, छ, ज, झ और या। इस प्रकार से इन पांचों का, इन दो जो तालव्य श होता है उसका और य का और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और जो मुख के ऊपर का भाग होता है उससे हम तालु कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। और ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये च वर्ग है तो जैसे अपन ले ले चाय, और यदि अपन गरम गरम चाय पिएंगे तो अक्सर आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि जो मुख के ऊपर का भाग होता है, जो एक प्याज की जो झिल्ली आती है उसके प्रकार का, उस टाइप का एक अपने तालु के ऊपर की जो झिल्ली होती है वो गरम गरम चाय पीने से जल जाती है। तो जैसे चाय, और चाय यदि अपन गरम पिएंगे तो क्या होगा? तालु जलेगा। और तालु जलेगा तो आराम से अपन याद कर सकते हैं। चेक की लाइन, चेक के पांचों जो वर्ण होते हैं वो किससे बोले जाते हैं? तालु से। जिसे बोल के देखते हैं। च, अपनी जो जिह्वा है वह उठ करके तालु के ऊपर वाले भाग को छूती है। च, छ, ज, झ और या। इस प्रकार से अपन या तो उच्चारण करके देख सकते हैं या फिर मेरे वाली सिंपल सी ट्रिक से कि च यानी चाय, और चाय गर्म पिएंगे तो क्या जलेगा? तालु जलेगा। पहली लाइन क की लाइन कैसे? कबूतर, और कबूतर का गाना आता है कबूतर जा जा जा। उसके गले में क्या था? जो संदेश था, यानी कबूतर क की लाइन में गला, पांचों के पांचों वर्ण किससे बोले जाएंगे? कंठ से या गले से। तीसरा सूत्र क्या कहता है? ऋतुर्षाणाम मूर्धा। ऋतुर्षाणाम मूर्धा। मूर्धा का मतलब मुंह। री छोटा, फिर बड़ा री, उसके बाद में क्या है? रे, उसके बाद में है मूर्धन्य श। इस श को कौन सा बोलते हैं? मूर्धन्य श। इसे बोलते हैं तालव्य श। अभी बता देता हूं, तीनों श को अलग अलग से बता दूंगा। और अब क्या गया? ट वर्ग। क्या गया? ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब पांचों की बात कर रहा हूं, मैं बता चुका हूं पहले ही कि ट वर्ग। और इन सभी का जो उत्थान स्थान है वह क्या है? मूर्धा। मूर्धा का मतलब मुंह। ट की लाइन कहां से बोली जाएगी? मूर्धा यानी मुंह के से ही बोली जाएगी। जैसे अब याद करने की छोटी सी ट्रिक, फिर कैसे आप याद कर सकते हैं? कैसे? टमाटर। और टमाटर को अपन क्या करते हैं? खाते हैं। और खाने का कार्य कौन करता है? मुंह करता है। ट यानी टमाटर, टमाटर का कार्य जो अपन करते हैं वो खाने का कार्य करते हैं। तो ट की जो पांचों वर्ण है वो किससे बोली जाएगी? मुख से बोली जाएगी। आप सिंपल सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट यानी टमाटर, और टमाटर को अपन क्या करते हैं? मुंह से खाते हैं। तो ट की पांचों लाइन, पांचों वर्ण किससे बोले जाएंगे? मूर्धा से। च की च यानी चाय। चाय गर्म पिएंगे तो क्या होगा? ऊपर का भाग तालु जलेगा। तो च यानी चाय, और चाय से तालु, तालु के यानी पांचों के पांचों वर्ण किससे बोले जाएंगे? तालु से। कैसे यानी कबूतर। कबूतर के गले में क्या था? संदेश था। तो गले अर्थात क की पांचों वर्ण किससे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे, गले से बोले जाएंगे। और आप सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो। चौथा 8 उच्चारण होते हैं। चौथा लर्तुल शानाम दंता। लर्तुल शानाम दंता। लरे तवर का भी छोड़ देते हैं, आगे लास्ट में लिखाता हूं। ल, इस स को बोलते हैं दंतव्य श। और त वर्ग, और त वर्ग। तो त वर्ग और ल, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता।
जैसे अपन याद कर सकते हैं, इस से को बोलेंगे कौन सा, मूर्धन्य श, और तय से इसको याद करना है। छोटी सी ट्रिक और बता देता हूं, जैसे अपन लिखते हैं दांत, इस दांत में ये तय वर्ग के उसमें द भी आता है और त भी आता है। दांत, तो दांत बोलेंगे तो दांत से यानी त की लाइन पांचों किससे बोली जाएगी, दंत से बोली जाएंगी। अपन बोल के देखते हैं, तय, थ, द, ध, न, यानी जो जीभ का जो आगे का जो पॉइंट होता है, जो टिप होता है, वह अपने दांतों की जो कतार होती है, उन कतारों को छूने के बाद में ही अपने मुख से तय वर्ग और इनका उच्चारण होता है। अब बोल के देख लेना, सभी को एक बार करके देख लेना। तो जैसे ल बोलेंगे तो जब तक ल जिह्वा अपने दांतों से जब तक स्पर्श नहीं होगी तो ल बोला नहीं जाता। अभी मैं बोल रहा हूं बार बार ल, तो मेरे मुख से जो जिह्वा है वह जिह्वा दांतों के जो ऊपर का जो भाग होता है उसे छूने के बाद में ही ल का उच्चारण स्थान हो रहा है, ल उच्चारित हो रहा है, अन्यथा नहीं होगा। तो समझ में आ गई, चार सूत्र आ गए होंगे। पांचवा, उपपद्य नियमानाम औष्ठो, उपपद्य नियमानाम औष्ठो, औष्ठो का मतलब होठ, उ दोनों निकाल रहे हैं यहां पर। यहां पहला वर्ण क्या है, उ, तो इसके दोनों स्मॉल और कैपिटल यहां पे छोड़ देते हैं। प वर्ग क्या लिखेंगे, प वर्ग, प वर्ग मैं बता चुका हूं, प, फ, ब, भ और मैं, इन पांचों का उच्चारण स्थान और उ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, प होता है। जैसे बोलेंगे अपन पापा, तो जब भी पापा बोलेंगे तो प प यानी जो दोनों होठ है एक दूसरे से मिलेंगे तो ही अपना प उच्चारित होगा। यदि अपन बोलेंगे फल, तो जब तक दोनों होठ एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे तो फ का उच्चारण स्थान या उच्चारित नहीं होगा। अर्थात जैसे अपन उ बोलेंगे उ, तो उ के अपने दोनों जो होठ हैं इनका जो उ बोलेंगे उ, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच होने के बाद में ही उ उच्चारित होता है, अन्यथा नहीं होता। इस में समझ में आ रहा होगा शायद कि प, फ, ब, बकरी बोलेंगे तो जैसे अपन ब बोलेंगे तो दोनों होंठ एक दूसरे से मिलेंगे और उसके बाद में ही इनका उच्चारण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। 5 सूत्रों के द्वारा अपन इजी में याद कर सकते हैं, यानी ये जो कैसे लेकर के मैं तक की जो 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनको आराम से याद कर सकते हैं। मैंने बता दिया था, कै कबूतर गले से, च चाय तालू से, ट टमाटर मूर्धा से, फिर लतुषाना दंता दांत बोलेंगे तो पांचों। और अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो ये श है, इस स से अपन ऐसे लिखते हैं सांप, और सांप के दांत में या दंत में क्या आता है, जहर आता है। तो इस स को उच्चारण अपन दांत से आराम से करते हैं। सांप के दांतों में क्या आता है, जहर आता है। तो ये सांप का जो श होता है वह उच्चारित होता है दांत से। तीनों से बता देता हूं एक बार। जैसे ये श है, ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है और ये दंतव्य श है। इन तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे ये बोलेंगे श, तो श बोलेंगे तो ये किस में आ रहा है, इच्चुषा नाम तालु में। और तालु अपने मुख का जो ऊपर का भाग होता है उससे अपन तालु कहते हैं। तो जैसे जैसे मान लो मैं याद कर रहा हूं, जैसे स से अपन ले ले शंकर, क्या ले ले, शंकर अपना जो देव, जो महादेव होता है शंकर भगवान, वो कहाँ रहते हैं, ऊपर पहाड़ों पर, शिखर पर, सबसे ऊपर रहते हैं पहाड़ों पर। स यानी इस स को बता रहा हूं, इस स से अपन शंकर लिखते हैं। और शंकर भगवान या जो भोलेनाथ वो कहाँ रहते हैं, पर्वतों पर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो ऊपर रहते हैं तो अपने मुख का जो ऊपर का भाग होता है वो होता है तालु। तो इजी में याद कर सकते हैं कि ये श किससे बोला जाएगा, तालु से। उसके बाद में ये कौन सा आ गया, ये आता है मूर्धन्य
शय, इसको बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। मूर्धन्य शय जैसे वर्षा, तो ये अंदर ही अंदर बोला जाएगा, मूर्धन्य यानी मुंह के अंदर बोला जाएगा। और तीसरा जो बोला जाएगा वो सांप, और सांप के दांतों में क्या होता है, दंत में होता है जहर, इसलिए स यानी सांप, और सांप के दांत में क्या होता है, जहर होता है। तो इस स का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, दंत होता है या दांत होता है। तो 5 हो गए। छठा, ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्ठम। और 8वां है वकार से दंतोष्टम, वकार से दंतोष्ठम। 5 तक तो हो गया था। छठा है ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्टम और वकार से दंतोष्टम। तो इसके देखो ये ए है, तो इसको निकालेंगे पर ए और आई, इसके साथ का ए और आई कहां से बोले जाएंगे, कंठ यानी गले और तालु, अर्थात ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु, ये दोनों से बोलेंगे। ए तो जीवा है वो ऊपर भी थोड़ी सी स्पर्श होगी, और गले का भी इसमें काफी योगदान होगा। ए आई तो बोलेंगे, तो ये दोनों कहां से बोले जाएंगे, कंठ से और तालु से। ओ दे तो कंठोष्टम, कंठ यानी गला और ओष्ठ यानी होठ, तो ओ और औ ये दोनों बोलते हैं किससे, कंठ से और होठ से, कंठोष्टम। ओ दे तो कंठोष्टम और वकार से दंतोष्टम। जो वह होगा उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दांत और ओष्ठ, होठ, दांतों से और होठ से अपन वह का उच्चारण स्थान या वह का उच्चारित करते हैं। वह बोलेंगे वह, तो इसमें होठ ये भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे, और दांतों का भी इसमें काफी योगदान है। इस प्रकार से ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। इन 8 उच्चारण स्थानों के द्वारा जो अपन ने देखा, ये सारे पूरे आते हैं, जो स्वर और व्यंजन, इस प्रकार से 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर एक हो गया है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा था प्रयत्न के आधार पर। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपने एक बार अच्छी तरह देख लिया होगा, समझ लिया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप एक बार इसको इत्मीनान से यदि आप देखोगे तो मुझे डेफिनेट पूर्ण विश्वास है यदि आपको आ जाएगा। कैसे 25 में कोई दिक्कत नहीं है। कबूतर गले से, तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत से और फिर होंठ से, फिर यदि याद करना है तो अपन इसको कर सकते हैं एक बार। तो देखते हैं दूसरा, प्रयत्न के आधार पर। दूसरा अपना है प्रयत्न के आधार। दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी वर्णों का 2 प्रकार से क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया। प्रयत्न के आधार पर भी 2, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इसके भी 2 भाग किए गए। पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न देखते हैं। पहले हैं 5 प्रकार के, मैं यही लिखवा देता हूं। स्पष्ट, दूसरा स्पष्ट, तीसरा ईषद्दिव्रत, ईषद्दिव्रत ऐसे कर लो, ईषद्दिव्रत,
व्रत, चौथा है विव्रत और पांचवा है समव्रत। यही पर मैं इनको क्लियर कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इनका। काफी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्ण स्पष्ट व्यंजन है, कौन सा नहीं है। तो स्पष्ट व्यंजन में एक कैसे लेकर के म तक के कितने आते हैं, 25। कैसे लेकर के म तक की क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। स्पष्ट में क्या आएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से पांचों, मैंने बोल दिया था कि वर्ग की जब भी बात करूंगा तो वर्ग का मतलब उसके पांचों वर्णों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि मैं जब भी वर्ग बोलूं तो आई थिंक यानी समझ जाना कि पांचों वर्णों के बारे में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो स्पष्ट व्यंजन में क्या आते हैं, कैसे लेकर के 25। स्पष्ट व्यंजन जो मैंने पहले वर्णमाला में बताया था कि नहीं स्पष्ट व्यंजन बोलते हैं। फिर ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट ये होते हैं य, र, ल और व। स्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं कि जो मुख से अपन उच्चारण करेंगे तो जिह्वा है ना, वो मुख के किसी ना किसी भाग को छू करके आएगी, टच हो करके आएगी, इसलिए अपन इसे बोलते हैं स्पष्ट व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन। और दूसरा है ईषद स्पष्ट, य, र, ल, व। ये क्या करते हैं कि जब भी इनका उच्चारण अपन करते हैं तो जो जिह्वा है वो अल्प समय के लिए, थोड़ी मात्रा के लिए, कुछ समय के लिए ही मुख के किसी न किसी भाग को छू कर आती है, वो स्पष्ट व्यंजन से कम समय के लिए। स्पष्ट व्यंजन अच्छी तरह टच होकर के आएंगे, जैसे क, ख, च, प, ब, ट, etc जो भी, तो ये अच्छी तरह से स्पष्ट, जो अपनी जो जीवा है वो वहां पर छूती है, इसलिए स्पष्ट कहते हैं। और ईषद स्पष्ट का मतलब ये जो ऊपर वाला अभी अपने बोला था, इससे कम समय लेगी, जो ये थोड़ा सा लेगी, य, र, ल, व, थोड़ा सा मात्रा में छू करके आ रही है, इसलिए इसे कहेंगे ईषद स्पष्ट। ईषद विव्रत, इसमें तीनों श, श, श और श और है, ये ईषद स्पष्ट में बोले जाते हैं। अर्थात जब इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, आपने ईशा देओल याद करना है, सन्नी देओल, ईशा देओल। यदि आपने ये ईशा देओल याद कर लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और समव्रत में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये मेरी खुद की व्यक्तिगत राय है। जैसे स्पष्ट व्यंजन में कोई दिक्कत नहीं है कि स्पष्ट हो रहा है कि 25 कैसे मत तक के। अब अपन बात कंफ्यूज नहीं हो जाता कि ईषद स्पष्ट है या ईषद विव्रत है। तो यहां से देख लो, ईषद यानी इस, मैं यहां से लिख देता हूं, ईषद लिख रहे हैं, ईषद। तो इस ईषद से आप ईशा देओल, ईशा मेरा याद करवाने का, और मैं खुद भी इन्हीं प्रकार से याद करता हूं और लॉन्ग समय के लिए याद होता है। मेरा विश्वास कीजिए आप कि ईषद, ये देखो ईषद यानी ईशा देओल क्या कर रही है, स्पष्ट कर रही है। ईशा देओल स्पष्ट कर रही है, क्या कर रही है कि यार मुझे क्या हो गया है, ये हो गया है। ईशा देओल ईषद स्पष्ट कर रही है कि यार मुझे लव हो गया है, प्रेम हो गया है। ये कौन कह रहा है, ईशा देओल स्पष्ट कह चुकी है अपने भाई को कि मुझे ये हो गया है। ईषद दिव्रत, अब यहां पर आ रहा है ईषद दिव्रत। यहां का देखो ईषद तो ईशा देओल है, व्रत का मतलब अपन अमूमन लेते हैं कि जो उपहास नहीं, उपवास, व्रत उपहास को बोलते हैं। ईषद, ईशा देओल क्या कर रही है, द्वि यानी दो, व्रत यानी क्या कर रही है, व्रत कर रही है। ईशा देओल दो क्या कर रही है, व्रत कर रही है, उपवास कर रही है। तो ईशा देओल एक लड़की है
गर्ल है, ये क्या करे, द्वि यानी दो व्रत करे। ईशा देओल दो व्रत कर रही है, तो ईशा देओल के साथ साथ में तीनों ये लड़कियां भी तो आएगी। से जैसे मान लो मैं करूं सुशीला लिखते हैं अपन, मैं ज्यादातर इनको सुशीला का प्रयोग करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये से भी इसमें आ रहा है और ये इसमें आ रहा है और तीनों ये होती है। मैं जब भी सुशीला की बात करूं तो आई थिंक आप समझ लेना कि मैं तीनों से की बात कर रहा हूं। यदि मैं जब भी सुशीला शब्द बोलूं तो इसका मतलब मैं तीनों से के बारे में बात कर रहा हूं। सिंपल सी कि ईशा देओल क्या कर रही है, दो व्रत कर रही है। अब उसके साथ में कौन आ रही है, तीनों लड़कियां भी तो व्रत में कहानी वगैरह सुनने के लिए आ रही हैं। विश्वास करो आप कंफर्म याद हो जाएगा। ईशा देओल द्वि यानी दो व्रत करती है, उसके साथ में तीन लड़कियां भी व्रत करने के लिए आ रही है। याद हो जाएगा, आप एक बार करना। विव्रत, विव्रत का मतलब होता है कि वे व्यंजन वर्ण या वे वर्ण जिनका अपन उच्चारण करेंगे तो कंठ जो गला है वो पूरी तरह से खुलेगा, पूर्ण रूप से खुलता है। विव्रत में गला पूर्ण रूप से खुलता है। इसमें सभी स्वर आते हैं, सभी क्या आते हैं, स्वर आते हैं। विव्रत में अ, आ, ई, ऊ ऐसे गला पूर्ण रूप से खुलता है, और जो पूर्ण रूप से खुलता है उसे अपन क्या बोलते हैं, विव्रत। याद रखना, विव्रत का मतलब गला जो कोई भी उच्चारण करे उसको गले पूर्ण रूप से उच्चारित, तो उसे अपन क्या कहते हैं, विव्रत। और समव्रत का मतलब होता है वे वर्ण जिनका अपन उच्चारण करेंगे तो कंठ जो गला है वो कम खुले, थोड़ा खुले, उससे बोलेंगे समव्रत। और यदि गला किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो गला पूरी तरह से खुलेगा, और पूरी तरह से खुलता है सभी स्वरों में, आ, ई, ओ, आओ, इस तरह से। तो गले पे कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरी तरह खुल रहा है, तो ये होगा विव्रत। और गला कम मात्रा में खुलता है तो वो होता है समव्रत। अब समव्रत के अंदर दो होते हैं। समव्रत में होता है ह्रस्व आकार। समव्रत में क्या आता है, ह्रस्व आकार आता है। और इस एक को दो प्रकार से, एक तो प्रक्रिया दशा और एक प्रयोग दशा, प्रक्रिया दशा के अंदर और प्रयोग दशा के अंदर। तो प्रक्रिया और प्रयोग में दोनों के अंदर, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं राम, श्याम, वानर, उसमें यदि शब्द के अंदर यदि आकार आ रहा है, शब्द के अंदर राम लास्ट में ए आ रहा है, मैं उसमें भी ए है, वानर उसमें भी ए है, तो जब कोई आकार किसी शब्द के अंदर प्रयोग किया जा रहा है तो वो आएगा प्रयोग के अंदर। और यदि कोई चीज, जैसे मान लो दीप प्लस अंजलि, दीपांजलि, तो यानी कि संधि कार्य में इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में ए, और यहां भी क्या आ रहा है ए। तो आकार, ऐसा आकार जो संधि के अंदर प्रयोग किया जा रहा है वो किस में आएगा, प्रक्रिया दशा में। और जो शब्द किसी आकार यानी वानर उसमें आ रहा है तो प्रयोग दशा में। संधि में आ रहा है तो प्रक्रिया दशा में, और यदि किसी शब्द में आ रहा है तो प्रयोग के अंदर। इसलिए ये कौन सा हो गया, पर्यटन के आधार पर आभ्यंतर पर्यटन। इस प्रकार से ये 5 मैंने थोड़ा इजी में आराम से बता दिया है। दूसरा चलता हूं नेक्स्ट, बाह्य पर्यटन के आधार पर बाह्य। बाह्य पर्यटन में आते हैं। बाह्य पर्यटन बता चुका हूं 11 होते हैं। प्रथम देखना, विवार, संवार, श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठा है अघोष,
सातवां है अल्प प्राण। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक बार आप पढ़ लेना, 100% मेरी गारंटी है, आप कभी नहीं भूलोगे। महाप्राण, उदात्त, 10वां है अनुदात, और लास्ट है स्वरित। इस प्रकार से जो प्रयत्न के आधार पर बाह्य प्रयत्न वो 11 होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, विवार, श्वास, संवार, नाद, घोष, यहां तक के 8 तक के जो बाह्य प्रयत्न है वो कई बार एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लेते हैं। एक बार पढ़ने के बाद में जो स्टूडेंट होते हैं, जो एग्जाम जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो अक्सर भूल जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप मेरा ये देख रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपके ये सीधा डायरेक्ट मेमोरी में डालूंगा। मुझे कहीं कोई जाने की, कोई बगने की वो नहीं है। मैं आराम से आपके मेमोरी में डाल के जाऊंगा, मुझे इतना विश्वास है। लेकिन मैं फिलहाल चलता हूं, सबसे पहले मैं चलूंगा घोष वर्ण में। इनकी एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूंगा, वो देखना। घोष में आता है तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी लिख देता हूं मैं इसे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व है, और सभी स्वर। ये किस में आते हैं? घोष वर्ण में। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का, यानी मैं यहां पर एक बार लिखता हूं, क, ख, घ, अंग, च। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। ये इसका एक वर्ग, दो वर्ग, तीन, प्रत्येक का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व है, और सभी स्वरों को अपन किस में करते हैं? घोष व्यंजन में। दूसरा देखते हैं अघोष। जो अभी बच गया, इसमें क्या बच गया? प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, इनकी संख्या होती है 31। कैसे? 15, प्रत्येक वर्ग, एक वर्ग का 3 आ रहा है, तो 5 वर्ग के 15, 15 और 5 20, 20 और 11 स्वर। इस प्रकार से ये 31 होते हैं। क्या कई बार पूछ लेते हैं कि घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31। और अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, द्वितीय प्लस तीनों श, मूर्धन्य श और दंतव्य श। ये क्रिक के माध्यम से भी कराएंगे। अल्प प्राण में जो घोष वर्ण है, इसी का जस्ट इसमें से एक तो ये चौथा हटा देंगे और ये है हटा देंगे, बाकी के एजिटीज किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे।
तो अल्प प्राण में आ जाएगा, इसकी जगह एक लगाएंगे तो प्रत्येक वर्ग का लिख ही देता हूं मैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, पंचम वर्ण य र ल व प्लस सभी स्वर। इसको अपन 135 कर सकते हैं। इसको 1 3 5 प्लस य र ल व प्लस स्वर। याद करने की छोटी सी ट्रिक अगर अपन करेंगे तो कि घोष अल्प प्राण में, अल्प प्राण की जगह पे घोष का मतलब होता है वे वर्ण जिनको अपन उच्चारण करें तो स्वर जो तंत्रिया होती है वह गुंजायमान करे, गुंजे, अंदर ही अंदर स्वर तंत्रिया क्या करे, गुंजे। जैसे अपन बोले ग घ अंग य र ल, वैसे घोष अंदर ही अंदर क्या हो रही है, झनकार हो रही है। अघोष जिनमें, जिनका उच्चारण अपन करेंगे तो स्वर तंत्रियों में कोई झनकार वगैरह ऐसे नहीं होगी। जैसे मान लो क ख च छ त ठ, तो इनको जब अपन उच्चारण कर रहे हैं तो क्या नहीं हो रहा है, घो अंदर की जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें झनकार उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए इन्हें अघोष कहते हैं। अल्प प्राण, ये इनका जब उच्चारण करेंगे तो जो वायु है अपन जो बोलेंगे वह कम मात्रा में बाहर आती है, इसलिए इन्हें कहते हैं अल्प प्राण। जैसे प्रत्येक वर्ग प्रथम तो अपन क को बोलेंगे क, तो वायु कम आ रही है क, फिर ग और फिर प्रत्येक वर्ग पंचम और अंग क क और अंग, फिर च झ और य ट ड और अण। इस प्रकार अल्प प्राण जो प्राण वायु बाहर कम मात्रा में, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण। जैसे अल्प प्राण आप याद कर सकते हैं कि 135 यार उसके प्राण, तो 135 या रुपयों में कैसे के लिए विषम संख्या भी अपन इसको याद कर सकते हैं कि इनके प्राण क्या है, विषम है, 1 3 5 इस प्रकार से कर सकते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का जो बच गया इसमें दूसरा और चौथा वर्ण प्लस तीनों श, प्लस तीनों श, ये वाला मूर्धन्य श और ये श, और इसमें है भी आता है। महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण तीनों श श स और है, इस प्रकार के कि 24 उसके प्राण तो क्या है, चोर है या 24 है, कैसे भी कर सकते हैं। मेरी तो एक है, मैंने तो कर रखा है, इसलिए मैं इसके सामने इतना वो नहीं करना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ग का महाप्राण में दूसरा वर्ण चौथा वर्ण तीनों श और है, वो होते हैं महाप्राण। उदात्त का मतलब होता है कि वे वर्ण जिनको अपन उच्चारित करेंगे तो जो तालु है उस तालु के ऊपर वाले भाग को छू कर आते हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं उदात्त, यानी ऊपर वाले भाग को छू कर आएंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं उदात्त। और उदात्त में क्या आते हैं, स्वर। अनुदात वो जो तालु से नीचे वाले भाग को छू कर आते, इसलिए इन्हें कहते हैं अनुदात। और स्वरित का मतलब जो उदात और अनुदात दोनों के सिमिलर से, दोनों के मिक्स में बोले जाएं, इसलिए इन्हें कहते हैं क्या, स्वरित। इसलिए इनमें स्वर आते हैं। यहां तक हो गए। अब मैं बात करता हूं विवार, संवार, श्वास, घोष, नाद, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण, यहां तक की। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अश्व। क्या लिख रहा हूं मैं, अश्व। ऐसे अल्प प्राण, सॉरी अघोष, स से श्वास और वैसे विवार। ऐसे अघोष, स से श्वास और वैसे विवार। इन तीनों के अंदर मैं यहां लिख देता हूं अघोष,
प्लस श्वास प्लस विवार, इन तीनों की एक छोटी सी ट्रिक बनाई कि अश्व, ठीक है। तो सुशीला के, ठीक है, सुशीला के पास 12 क्या है, अश्व है, 12 घोड़े हैं। सुशीला के पास में कितने घोड़े हैं, 12। तो ये जो अघोष है ना, इस अघोष में क्या है, आप देख सकते हो मैंने लिखा दिया प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों शय। तो इसमें देख लो प्रत्येक वर्ग का 12 यानी प्रत्येक वर्ग का 1 और 2, और सुशीला के पास में क्या है, तीनों शय, ये देख लिखा रखा है। तो इन तीनों के अंदर भी यही चीज आएगी। विवार में भी क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों शय आते हैं। विवार में भी, श्वास में भी क्या आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों शय आते हैं। और अल्प प्राण में भी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों शय। इसलिए मैंने ये पहले ही लिखा दिया था कि आपको बाद में देख करके भी आराम से समझ में आ जाए। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि सुशीला के पास में 12 घोड़े हैं, 12 अश्व हैं, आराम से याद हो सकती है। विवार, वैसे विवार, से श्वास और ऐसे अल अघोष, ठीक है। दूसरी ट्रिक है, यहां लिख देता हूं, दूसरी है सेकंड ट्रिक घोषणा। अपने ऐसे लिखते हैं घोषणा। तो इस घोषणा में तीनों क्या क्या आएंगे, घोष से घोष, प्लस श से ये आएगा संवार, पूरा श है, यहां पर घोषणा में पूरा श है इसलिए ये आएगा श्वास। और यहां पे अश्व में आधा स है तो यहां पर भी आधा स है। दोनों समय कंफ्यूजन है, घोषणा में पूरा श है तो ये श्वास, और अश्व में आधा श है इसलिए श्वास, ठीक है। तो घोषणा स से घोषणा और स से संवार और न से नाद। इस प्रकार से ये एक क्या हो गई, छोटी सी ट्रिक हो गई घोषणा। क्या हो गई, घोषणा। अब घोषणा कौन करते हैं, मंत्री वगैरह। कौन करते हैं, मंत्री वगैरह। तो इसमें आएगा घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, प्लस य, र, ल, व और है। इस प्रकार से ये पूरे आते हैं। देखते हैं, घोष में मैंने लिखवाया था पहले, इधर आता हूं, घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व है। सेम उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और है। इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया था। घोष में, स्वार में वही तीनों आते हैं। स्वार में भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और है। और नाद के अंदर भी यही आएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस य, र, ल, व और है। सेम इसी प्रकार से वर्ग का तीसरा, चौथा, सॉरी इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और है। तो घोषणा किसने की, किसी मंत्री ने 345 घोषणाएं कर दी। आराम से याद कर सकते हैं, किसी मंत्री ने क्या कर दी यार, किसी मंत्री ने 345 घोषणाएं कर दी है यार। यार से चारों यार, अगर आप यार शब्द बोलते हो, दोस्त कुछ भी बोलते हो तो आराम से यार लव, जब भी यार शब्द बोलोगे तो आप यार लव आराम से स्वतः ही आपके याद है कि यार किसी मंत्री ने क्या कर दी, 345 घोषणाएं कर दी। आराम से याद हो जाएगा। एक याद हो जाएगा कि सुशीला के पास में कितने हैं, 12 घोड़े या अश्व हैं। इस प्रकार से प्रयत्न के आधार पर, और यहाँ पर बता चुका हूं स्वरित में स्वर आ जाते हैं सभी के अंदर, ये बच गए, इसमें स्वर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से
आज अपना ये जो टॉपिक था, जो उच्चारण के आधार पर और बाह्य प्रयत्न यानी प्रयत्न के आधार पर, तो उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने मेरा वीडियो देखा है और यदि कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है हिंदी के माध्यम से, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इनके कई बार क्वेश्चन आते हैं। आप बिल्कुल एक बार देख लेना और याद कर लेना, च और है। इस प्रकार से अपना टॉपिक कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे साथ, मेरी स्कूल के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।